बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ममनुआ फंडिंग के हवाले से फ़ैसला आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उसके ख़िलाफ़, और उसके बाद ज़ाहिरी बात है हुकूमत के हाथ, PDM की हुकूमत के हाथ काफ़ी अरसे बाद कुछ आ गया तो ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। अब तो शायद हम वी हैव लॉस्ट द काउंट के गुज़िश्ता रोज़ कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, आज भी की गई। और आज तो हुकूमत ने कह दिया कि जो प्लान कर रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, यानी जुमेरात को कल एहतजाज करने का, उसको पूरा नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि रेड जोन है और रेड जोन के अंदर एहतजाज अब नहीं हो सकता, अदालत के फैसले हैं। और अगर एहतजाज करना ही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो F9 पार्क जाए। बहरहाल सवाल यह है कि क्या अगर कोई लीडर बहुत मकबूल है और अवाम में उसकी बहुत ज़्यादा मकबूलियत है तो किसी भी गैर कानूनी अमल को जस्टिफाई किया जा सकता है या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो भी किया गया, ख़ास तौर पर अपने फाइनेंशियल मामलात को लेते हुए, उसमें क्या गलतियां हैं, डिलिबरेट गलतियां हैं, ओमिशंस हैं, या कुछ ऐसा अगर देखा जाए तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस अगर हम उनसे कहें वो है, जिसकी बिना पर ऐसे हालात पैदा हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का फैसला आज उसमें से बहुत से सुकम भी निकाले जा रहे हैं, बहुत से नकाइस भी निकाले जा रहे हैं, उनको पॉइंट आउट किया जा रहा है। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हमें गर्दान दिया कि हम पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, जबकि हम पाकिस्तानी हैं और जेनुइनली सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये मामला साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन वफाकी काबीना शायद कल फैसला करने जा रही है कि इमरान खान साहब के खिलाफ नाअहली का कोई रेफरेंस भी दायर किया जाए। ये भी गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर कानून और वज़ीर दाखिला फरमा रहे थे कि हम डिक्लेरेशन कर सकते हैं और हमें कानून के अंदर गुंजाइश है, हमारे पास ऐसा मटीरियल मौजूद है। और अब इलेक्शन कमीशन का फैसला ही वो मटीरियल है जिसको बेस बनाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसबैंड भी किया जा सकता है, उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया जा सकता है। कानूनी तौर पर बहुत सी ऑप्शन है इस हुकूमत के पास, लेकिन अगर ये किया जा रहा है तो उसके पीछे जवाब क्या है? उसके पीछे जवाब ये है कि एक फैसला आ गया है जिसको इमरान खान साहब की जमात पहले से ही शायद प्रीएम्प्ट कर रही थी और कह रही थी कि हमें से इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ है। 22 एक बहुत बड़ी वजह है जिसको इमरान खान साहब कहते रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं, आज भी उन्होंने कहा कि उनका ताल्लुक तो वो तो मुस्लिम लीग नून के बंदे थे और हमें तो न्यूट्रल्स ने उनको लगवा दिया और न्यूट्रल्स ने कहा हम गारंटी देते हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे। बहरहाल फैक्ट ये है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब के जो ससुर हैं वो इमरान खान साहब के बहुत करीबी दोस्तों में से हैं और उनके साहबजादे अभी भी इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान भी एक अहम पोस्ट पर तैनात रहे हैं। अब ये बातें फैक्चुअल हैं और अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन क्या सिकंदर सुल्तान राजा साहब वाकई मुस्लिम लीग नून से उनका कोई बड़ा गहरा ताल्लुक है? ये अपनी जगह एक सवाल मौजूद है। बहरहाल सिकंदर सुल्तान राजा साहब के ख़िलाफ़ कोई ऐसा इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस उनकी सर्विस के दौरान जो रहा, जो मामलात रहे, कोई ऐसी चीज़ सामने आज तक नहीं आई जिसको पॉइंट आउट करके हुकूमत कह सके, गुज़िश्ता हुकूमत कह सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह सके कि वो कोई किसी न किसी किस्म की माली बेज़ाब्ती के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं या कोई कॉम्प्रोमाइजिंग शख्सियत है। ऐसा तो बादियों नज़र में कुछ नज़र नहीं आता। एक बात जो कि बड़ी दिलचस्प है वो ये है कि अभी कुछ देर पहले जनाब इमरान खान इंटरव्यू दे रहे थे और उसके अंदर उन्होंने फरमाया उसने मुझे भी हैरान कर दिया। अब इमरान खान साहब, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इमरान खान साहब बहसीत एक इतने पॉपुलर लीडर के उनके एडवाइज़र्स ना हों, उनको काउंसल ना करते हों, बताते ना हों कि क्या है और क्या नहीं है। इमरान खान साहब कुछ फरमा रहे थे, ज़रा सुनिएगा। ये जो रिपोर्ट इन्होंने बनाई है, या तो ये कह दें कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उससे आप पैसा नहीं इकट्ठा कर सकते, ये किसी कानून में नहीं है, पाकिस्तान के तो कानून में नहीं है। ये कह रहे हैं कि अच्छा जी किसी कंपनी से पैसा इकट्ठा किया, क्योंकि मल्टीनेशनल से तो नहीं किया। जो कंपनी से पैसा इकट्ठा किया ये 2012 में जो कानून आया पाकिस्तान में कि आप फॉरेन कंपनी से पैसा नहीं इकट्ठा कर सकते, वो 2017 में आया है। मैं ये सोचकर हैरान रह गया हूँ कि इमरान खान साहब जो कि एक नहायत ज़हीन शख्सियत है, वो एक टेलीविज़न प्रोग्राम में, नेशनल टेलीविज़न के ऊपर आकर एडमिशन कर रहे हैं या गलती मान रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इमरान खान साहब के एडवाइज़र्स को उनको बताना चाहिए कि जिस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला दिया, यानी PPO पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002, उसके जो सेक्शन 6 है मेंबरशिप फ़ी एंड कंट्रीब्यूशन, अगर आप उसको गौर से पढ़ें तो उसके जो क्लॉज 3 है, 6(3) जिसे हम कह सकते हैं, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है एनी कंट्रीब्यूशन मेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी फॉरेन कंपनी, मल्टीनेशनल और डोमेस्टिकली इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, फर्म, trade or professional association shall be prohibited and the parties may accept contribution and donations only from individuals.
अब ये वो बात है जो कि लिखी पड़ी है, और मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब के एडवाइजर्स ने उन्हें ये बात बताई नहीं होगी। क्या इमरान खान साहब को गलत एडवाइस दी गई है, या यही वजह है कि इमरान खान साहब की जमात पैसा इकट्ठे करते हुए, फंड्स लेते हुए, डोनेशंस लेते हुए ये गलती करती रही है? ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ है या जानबूझकर किया गया है? बहरहाल जो आज उन्होंने इस इंटरव्यू के अंदर कहा है, ये मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि इसे डिसरिगार्ड किया जा सके। इसकी क्या वजह, इस पर भी बात करेंगे। और एक इल्ज़ाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लगाया जा रहा है वो भी बहुत संगीन है, और वो ये है कि अपेरेंटली 2 फैसले किए गए हैं। वो क्या है, जरा वो भी सुन लीजिए। 2 रिपोर्ट्स बनाई इन्होंने। एक रिपोर्ट किसी की फरमाइश में ऐड की, जिसमें इन्होंने कहा कि पीटीआई फॉरेन फंडेड है, वो एंड में ऐड कर दिया। वो कहीं और उसकी रिपोर्ट में मेंशन नहीं, एक्सेप्ट एंड में, यानी किसी के कहने के ऊपर, किसी के ऑर्डर के ऊपर इन्होंने वो लिखा। फैसले भी 2 सुना दिए। एक फैसला जो है वो हवाले किया गया मीडिया को और तमाम लोगों को, जिसमें आखिरी लाइन यानी रेफरेंस गवर्नमेंट को भिजवाए जाने का जिक्र नहीं था। वो जिक्र इसलिए नहीं था कि जो 2002 का पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है, उस कानून के तहत ये कार्रवाई हो रही थी, और उस कानून के तहत कोई इख्तियार नहीं है इलेक्शन कमीशन को कि वो रेफरेंस जो है वो भेजे हुकूमत को। 2017 के लॉ में ये पावर मौजूद है। लिहाजा जो वजीर कानून की ख्वाहिश के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला तब्दील किया, और पहले एक फैसला दिया और उसके बाद दूसरे फैसले में 1.5 लाइन ऐड करके उन्होंने वो अपनी वेबसाइट के ऊपर चढ़ा दिया। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वफाकी वजीर हैं, सीनियर मेंबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया आपका सर। हमारे साथ जनाब शोएब शाहीन साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। बहुत शुक्रिया आपका सर, सीनियर एडवोकेट हैं। और जनाब जाहिद हुसैन साहब हमारे उस्ताद हैं, मुमताज़ सहाफ़ी हैं। जो हो रहा है मुल्क के अंदर सियासी तौर पर, उसको भी एनालाइज बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। बट खुर्रम साहब, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू सर। ये फरमाइएगा कि ये कहा जा रहा है कि ओवर रिएक्ट कर रही है हुकूमत, और गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से वन आफ्टर दी अदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं, उससे ये इंप्रेशन मिल रहा है कि जैसे पीडीएम की हुकूमत को कुछ मिल गया है, और बस वो कहा जाता है ना, यू वांट टू क्लिंग ऑन टू इट, और आप इसे छोड़ना नहीं चाहते। कल ही गुफ्तगू हो गई थी कि हम रेफरेंस भी भेज रहे हैं, डिसबैंडमेंट भी के लिए भी जा सकते हैं। आज फैसले हो रहे हैं कि ईसीएल के अंदर, शायद काबीना के अंदर ये फैसला हो जाए, डाला जा रहा है। ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, दिस इज द जनरल परसेप्शन। बट क्या ये फैसले वाकई हो गए हैं कि इमरान खान साहब का नाम ईसीएल में डाल रहा है और काबीना इसकी मंजूरी देगी? एक नाअहली का रेफरेंस है जो कि अपेरेंटली कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में मूव किया जाएगा। सोमनाथ का बुत गिरना जो है वो आप कहते हैं कोई वाकया ही नहीं है। जो सादिक और अमीन होने के दावेदार थे वो झूठे और खयानतकार निकले। जिन्होंने साफ और शफाफ चलना था वो दागदार और बदबूदार निकले। जिन्होंने अमरीकी साजिश के आगे खड़ा होना था वो अमरीकी पैसे के आगे भीगी बिल्ली हमें नज़र आए। जो हिंदुस्तान का नाम लेकर गद्दार करार देते थे वो हिंदुस्तानी पैसा लेकर पाकिस्तान में धरने देते रहे। तो ये कोई छोटा इवेंट तो नहीं है ना कि ये आपके नाजरीन को बार बार याद हमें कराना है कि ये जो कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है वो असल में हकायक का तयन किया है। जो कि हनीफ अब्बासी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट इसलिए दिया कि उन्होंने कहा कि अभी तक किसी मजाज फोरम ने हकायक का तयन नहीं किया, तो कल हकायक का तयन हो गया है। और ये अहम इसलिए बात है कि ये 2014 तक जो ये फंडिंग, जिसके बाद 2014 में ये केस हुआ था, उसके बाद ये पैसा इस्लामाबाद पर हमला और धरना, पाकिस्तान टेलीविज़न पर डंडे लेकर कब्जा किया गया, बुलडोज़र लेकर पार्लियामान का जंगला गिराया गया, 1 से ज़ायद दफ़ा प्रेसिडेंसी और पार्लियामान पर हमलावर हुए इमरान खान साहब। दर्जनों पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस के अहलकारों और अफसरों को ज़दोकोब किया, मारा पीटा। तो ये सब चीज़, ये इसके लिए पैसा कहाँ से आया था? हमें समझ आ गई कि वो इंद्रजीत दोसांझ ने भेजा था या मोहतरमा रोमिता शेट्टी साहिबा ने भिजवाया था, तो वो इस्लामाबाद पर हमले का बायस बन गया। और फिर ये सिर्फ 2014 में नहीं हुआ, लोग भूल जाते हैं कि 2016 में भी एक अटक पुल पर हमला करने की कोशिश की गई। इस्लामाबाद लॉकडाउन जब होने लगा था,
जी जी जी, जिसके नतीजे में फिर वो पैनामा केस जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले फ्रिवलस कहकर मुस्तरद कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने वो केस सुनना शुरू कर दिया। तो ये जो एक लंबी दास्तान है, एक तो ये है कि जो खुद दावेदार हैं रियासत मदीना के, वो तो पता चला कि 167 अमरीकी कंपनियों के असीर निकले, और सिर्फ 2 कंपनियां हिंदुस्तान में भी रजिस्टर्ड हैं, फिनलैंड में, फ्रांस में, यूके में। अब आपने दुरुस्त तौर पर, मैं शुक्रगुजार हूं कि रेफरेंस दिया पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के सेक्शन 6 का, जी, कि बैरूनी कंपनी क्या, पाकिस्तानी कंपनी भी फंड नहीं कर सकती किसी सियासी जमात। नहीं कर सकती। तो यहां तो सैकड़ों बैरूनी कंपनियां, और उसके बाद जो बैरूनी मुल्क के शहरी, उनकी फंडिंग, इससे कतई नजर कि वो किस मुल्क के शहरी हैं, वो पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क के शहरी हैं। और आई थिंक जो सबसे बड़ी बात है जिसको बार बार जिक्र करना चाहिए कि आईन पाकिस्तान तमाम सियासी जमातों को पाबंद करता है कि उनका जो सोर्स ऑफ फंडिंग है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू लॉ। दिस इज आर्टिकल 17। आई अंडरस्टैंड जी, बिल्कुल ऐसे ही। अब अगर और कुछ हम कह दें कि जी 68 सफ़े में जो भी लिखा है, इमरान खान साहब की नई तौजीहात हैं, कोई कहता है जी मैं ये कंपनी, मैं तो भलवाल में रहता हूं तो कंपनी तो मेरी पाकिस्तान में, भी पाकिस्तानी कंपनी को भी मना है, सिर्फ बैरूनी कंपनी को मना नहीं है। हाँ, सही है। लेकिन जो आइन शिकनी हुई है, और इमरान खान साहब को ये जवाब देना पड़ेगा, ये अजीब उनकी तजाहिलाना तौजी है कि भाई मुझे तो मालूम ही नहीं है। भाई आप सर्टिफाई कर रहे हैं अपने दस्तखतों से, और एक दफा नहीं 5 साल कर रहे हैं। अभी तो 2014 के आगे, जो 2014 से 2022 का हिसाब नहीं निकला, उसमें खुदा जाने क्या कितने $100 मिलियन होंगे। बट खुर्रम साहब, सर बात ये है, सर वैलिड एविडेंस है। नहीं, देखिए एक सेकंड, $31 लाख जो कि अब 70 करोड़ रुपए बनते हैं जी, ये थोड़े से पैसे नहीं हैं। और ये इसमें ये भी एक बहुत बड़ा सुकम है कि जनाब 13 अकाउंट छुपाए गए। इसका मतलब है कि उन 13 अकाउंट का कभी कोई हिसाब नहीं हुआ, उनका कोई ऑडिट नहीं हुआ। हमें नहीं मालूम कि वो जो पैसे जिसने भी दिए थे वो कहां गए और कहां इस्तेमाल हुए। तो ये जो तमाम जो दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने का, ये इसलिए बड़ी बात है कि पिछले 11 साल से इमरान खान का एक ही वतीरा है कि वो दुश्मनाम तराजी और दूसरों पर गंद फेंकते हैं। ठीक है। तो अब ये साबित हुआ है कि जो दूसरों पर गंद फेंक रहा था, सबसे ज्यादा दागदार और बदबूदार उसका अपना दामन है। अच्छा, ठीक है, आपने अपना केस तो सर इसके ऊपर बिल्ड किया है, बट एक ये रिएक्शन भी आ रहा है कि आप शायद आप सब बहुत जल्दी करें। शोएब शाहीन साहब, सर ये ठीक है, कानूनी तौर पर इसके अंदर बहुत सी मुशगाफियां हैं, या बहुत से लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमने तो इन सपोर्ट ऑफ इमरान खान या पीटीआई हमने पैसा दिया था। एक्सपैट्रिएट्स भी आ रहे हैं, बहुत से लोग सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि हमें भी बना दिया इन्होंने, पाकिस्तानी शरीयत हमारी, कहा जी कि हम पाकिस्तानी नहीं है। वो एक अपनी जगह पर, लेकिन हुकूमत ये समझ रही है कि हमने इमरान खान को ईसीएल में डालना है। ज़रा उसका कोई कानूनी जवाब आपके समझ में आ रहा है कि ईसीएल में डालने की तरफ अगर ये काबीना कल मंजूरी देती है तो उसकी वजह क्या हो सकती है और उसकी कोई जस्टिफिकेशन है? साथ ही साथ ये नाअहली के हवाले से भी मामला आगे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। कानूनी तौर पर इस फैसले के बाद कितनी पोजीशन मजबूत है हुकूमत की, क्योंकि मटीरियल तो बहुत सारा है इस फैसले के अंदर। देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इस पूरे फैसले में बददियानती और एम्बेजलमेंट का एलिमेंट नहीं है। एक बात बड़े मद्देनज़र रखेंगे, ये पीडीएम ने पिछले कल से जो कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की इनके लीडर्स ने, ये बात तय है कि इन्होंने जो भी कहा, चोर डाकू कहा, जिस तरह कहा, ये एक सियासी बयानिया ज़रूर इनको मिल गया है। लेकिन मैं लीगल बात करता हूँ, जैसे मुनीब साहब आपने बात की जी। अब इसमें एक बात जहन में रखेंगे कि एम्बेजलमेंट इसमें नहीं है, इसमें फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटी है। ठीक है। जैसे आप फरमा रहे थे कि एक नेग्लिजेंस है। इशू क्या है? ये बात तय है कि पॉलिटिकल ऑर्डर 2002 के मुताबिक हो या इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक हो। जी। उसका सेक्शन जो है वो 204 है, उसका आर्टिकल 26 था। जी बिल्कुल। अब इसमें कोई भी कंपनी है, इवन मैं देख रहा था कि सरगोदास का एक साहब उठ के कह रहे थे कि जनाब मेरी कंपनी थी, मैं पाकिस्तानी हूं। बाहर भी बहुत सारी कंपनी है, बल्कि इसमें जो मेजर पोर्शन आया है, मुनीब साहब आप देखेंगे इस जजमेंट में भी लिखा हुआ है, जो शोकाज नोटिस दिया है या ऑर्डर दिया है, इसमें भी पीटीआई कनाडा
पीटीआई यूएसए, पीटीआई यूके, उन्होंने वहां कंपनी बना ली क्योंकि वहां पॉलिटिकल पार्टी तो रजिस्टर नहीं हो सकती थी। पीटीआई के वर्कर्स ने वहां पीटीआई यूएसए में कंपनी बना ली, पीटीआई के वर्कर्स ने यूके में बना ली, पीटीआई के वर्कर्स ने कनाडा में बना ली। ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है। अब देखना यह है कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटी क्या ये क्योरेबल है या ये नहीं है। अगर क्योरेबल नहीं है तो फिर उसकी सजा भी, क्योंकि जो स्पेशल लॉ होता है ना, तो उसका उस इकदाम की वायलेशन भी उसके अंदर उसकी सजा भी मुकर्रर होती है। बिल्कुल। इसके अंदर 2 सजाएं मुकर्रर हैं। एक ये है कि अगर ये साबित हो जाता है कि ये फॉरेन एडेड थी या ममनुआ, या आप कह दें कि गैर कानूनी तरीके से, जिसको गैर कानूनी तरीका ये कहा गया है कि आप किसी कंपनी से नहीं लेंगे, तो वो अमाउंट कन्फिस्केट करने का अख्तियार है इलेक्शन कमीशन को। दूसरा अख्तियार जो सेक्शन 212 देता है, वो देता है इलेक्शन फेडरल गवर्नमेंट को कि वो डिक्लेरेशन करके भेजेगी रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सिर्फ ये 2 अख्तियार हैं। अब जो दूसरे 2 अख्तियार की बात है, और ये जो दूसरा अख्तियार आर्टिकल 212 का है, उसके अंदर 3 कंडीशंस हैं जी। उसके अंदर 3 कंडीशंस ये हैं कि टोटली फॉरेन एडेड और फॉर्मेशन ही फॉरेन के पैसों से आई हो। नंबर 2, उसके अंदर सोवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान या इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान कंप्रोमाइज कर रही हो वो पॉलिटिकल पार्टी। तीसरी उसके अंदर कंडीशन ये है कि वो टेररिज्म में इन्वॉल्व हो। तो ये कंडीशंस होगी तो फिर उसको डिक्लेरेशन दे के फेडरल गवर्नमेंट उन फाइंडिंग्स को साथ लेके बट शोएब शाहीन साहब, इसके अंदर सर, इसके अंदर एक इम्पैक्ट ये भी है ना सर, एक सेकंड जी, अगर 1 सेकंड मुझे वक्त दीजिएगा सर। इसमें जो बुनियादी बात है जो आपने फरमाया वो दुरुस्त निशानदेही की, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक वायलेशन की गई है और मैं फॉरेन एडेड की तरफ नहीं जाता या फॉरेन फंडेड की तरफ नहीं जानता, वो अभी डिबेटेबल बात है, वो किसी जगह जाके स्क्रूटनाइज होगा कि वाकई क्या ये लोग फॉरेन फंडिंग या ये जमात फॉरेन फंडिंग के अंदर इन्वॉल्व थी। एक बात तो ये एस्टैब्लिश होती कि ममनुआ फंडिंग का इर्तकाब किया गया है, और इमरान खान साहब ने तो अब ओपनली एडमिट भी किया कि ये हम करते रहे हैं। पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप जो हुकूमत का केस है कि जी ये ममनुआ फंडिंग आती रही है, इमरान खान साहब सर्टिफिकेट देते रहे हैं, और क्योंकि वो सर्टिफिकेट गलत था, कंसीलमेंट का एलिमेंट भी मौजूद है इस फैसले के अंदर। आपने कहा बददियानती नहीं है जब आप अकाउंट्स को छुपाते हैं, और फिर जब ये एस्टैब्लिश होता है सर इस फैसले के अंदर कि जिन अकाउंट्स को आप डिसओन कर रहे हैं उससे ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं नॉन अकाउंट्स के अंदर, तो बददियानती का एलिमेंट भी मेरे मुताबिक तो जाहिर होता है। क्या इसको बेस बनाकर 62(1)(f) की कार्रवाई हो सकती है या कमजोर केस है? मेरा सवाल यह है सर। जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। पहली बात तो यह है कि ये जो ईसीएल की बात कर रहे हैं ये टोटल रॉन्ग है। ये अभी तो क्रिमिनल केस आपने रजिस्टर ही नहीं किया, ना इसमें क्रिमिनल केस बनता है, क्योंकि ये मैटर है बिटवीन द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड द पॉलिटिकल पार्टी। ये इन 2 का रिश्ता है। इसमें कोई क्रिमिनल मशीनरी इन्वॉल्व नहीं हो सकती, ना ही कोई इसमें क्रिमिनल केस बन सकता है, ना इसमें कोई इसकी सजा मुकर्रर है, ना पीपीसी में, ना किसी स्पेशल लॉ में, ना इलेक्शन लॉ में, ना पॉलिटिकल ऑर्डर 2002 में। इसलिए ये जो कह जा रहा है कि ईसीएल में डाल दो, ये रॉन्ग है। दूसरी बात जो आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया सर्टिफिकेशन के हिसाब से, इसमें फ़र्क है। मसलन जो सेनेट का मेंबर या पार्लियामेंट का मेंबर एमएनए हो या सेनेट का मेंबर बनना चाहे, वो जिस वक्त नॉमिनेशन फॉर्म जमा करता है उसके साथ अपने एसेस डिक्लेरेशन देता है और एफिडेविट देता है। ठीक है, वो उसके चूंकि उसके पर्सनल नॉलेज में होता है और वो पर्सनल नॉलेज उसको पता होता है, तो लिहाजा फॉर दैट पर्पज वो अपने पेपर जमा करता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने पर्सनल एक्ट का। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, ये सर्टिफिकेशन क्या है? ये सर्टिफिकेशन होती है कि पॉलिटिकल पार्टी पाबंद है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए उसका ऑडिट कराए अपने अकाउंट्स का। ठीक है, तो वो जो स्टेटमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑडिट बनाएगा, एक सेकंड सर मैं बात कर लूं, साहब आप करें। जब वो स्टेटमेंट आएगी, उस स्टेटमेंट को ये प्रोविजन दोनों में पॉलिटिकल ऑर्डर है या ये इलेक्शन एक्ट है, इसके अंदर है, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टेटमेंट बनाएगा, उस स्टेटमेंट को पॉलिटिकल पार्टी का हेड या रिप्रेजेंटेटिव वो उसको सर्टिफाई करेगा जी। अब यहां सर्टिफिकेशन जो है वो उस स्टेटमेंट की है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बनानी है। और फिर इस स्पेशल लॉ के तहत एक और बात बताऊं, ये एफिडेविट भी नहीं है, ये बयान हल्फी भी नहीं है, इट इज ए सर्टिफिकेट टू द स्टेटमेंट गिवन
and prepared by the chartered accountant. But sir, इसको 62F में ला ही नहीं सकते। अच्छा, बट सर एक बात है, सर मैं बताऊं एक बात, जी सर गुजारे अगर मेरी सुन ले, मैं फिर मैंने जाहिद साहब के पास भी जाना है, खुरम साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, बात भी सुन लें थोड़ी जी मैं बिल्कुल सुन लेता हूं, लेकिन एक बात है सर, जो हनीफ अब्बासी साहब का केस था, आप खुद भी माशाल्लाह आपने उसको दिखा होगा सर, उसके अंदर जब ये बात पॉइंट आउट की गई तो अदालत ने ये कहा कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर फैसला नहीं दिया है, हम इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक मजरू नहीं करना चाहते 184(3) की वजह से, लिहाजा पहले इसके ऊपर फाइंडिंग आ जाए। क्या इमरान खान साहब के जो सर्टिफिकेट था जारी करदा, उसकी वो फॉल्सिटी जो भी थी वो सही था, एलिजेड फॉल्सिटी उसकी जो भी थी, उसके ऊपर अदालत ने कहा कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ बाद में डिसाइड करेगी। अदालत ने ये कहीं नहीं कहा, और ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा, क्या कहीं कहा गया है कि सर्टिफिकेट और एफिडेविट को अलग-अलग ट्रीट किया जाए? अगर 62(1)(f) को आपकी लैंग्वेज भी आप सर देखें तो उसके अंदर तो ना एफिडेविट का जिक्र है ना उसके अंदर सर्टिफिकेट का जिक्र है। नहीं, उसकी वजह यह है, लेकिन उसके अंदर एक और चीज है, वो चीज ये है कि कोई कोर्ट ऑफ लॉ डिक्लेरेशन देगी जी, और कोर्ट ऑफ लॉ इसी केस में लिखा गया है कि ईसीपी इज नॉट ए कोर्ट ऑफ लॉ, एग्जैक्टली डिक्लेरेशन बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ इज मस्ट, नंबर 1 जी। नंबर 2 इसमें जरूरी है, आप अगर देखेंगे ये जो कंपनीज के केसेस होते हैं वहां जो डिक्लेरेशन दी जाती है या इस तरह के किसी भी स्टेटमेंट को कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव हो या कोई भी साइन, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज का पहला केस है जी, इसलिए इस पे कोई प्रेसिडेंट नहीं अवेलेबल, हम अभी इसको प्रिजम्पशन पे ही बात कर सकते हैं या इंटरप्रिटेशन पे बात। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, इंटरप्रिटेशन उसकी ये है, ठीक है जी 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 सर, मैं जरा थोड़ा सा इसको आगे लेके चलूंगा क्योंकि आपने दुरुस्त कहा कि इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा हैवी को मैं सिर्फ एक बात इसमें ऐड कर दूं आपकी इजाजत से। देखिए, कहा कि एम्बेजलमेंट नहीं हुई, भाई आप 13 अकाउंट खा ही गए हैं, वो गायब ही, वो किसी कागज पर ही नहीं आए, तो वो एम्बेजलमेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनके पैसे का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो इसके अंदर वो 13 के 13 अकाउंट जो हैं वो इटसेल्फ एम्बेजलमेंट है, सिर्फ कंसीलमेंट नहीं हुई कि छुपाया गया है, इसमें जो उसका कहा गया, उसका ऑडिट नहीं हुआ। देखिए ना, वो जब 13 अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं हुए तो उसका फिर ऑडिट भी नहीं हुआ, उसकी कोई वेटिंग भी नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि पूरे के पूरे पैसे खाए गए। अब हम एम्बेजलमेंट कह लें, आप उसको कह लें कि डकार ही गए इमरान खान, चलिए मैं सर एक सेकंड में, आप जो मर्जी कह लें सर, मैं दूसरा इशू ये, आई वांट टू एम्फसाइज दिस, 62(1)(f) जो है उसकी जबान अगर आप अपने नाजरीन को पढ़कर सुना दें, उसमें कोई डिस्टिंक्शन दूर दूर तक नहीं है कि आपने सर्टिफाई करना है कि आपने कोई हलफ दिया है, बड़ा क्लियर है 62(1)(f)। और मैं फिर ये बात, इट कैन नॉट बी रिपीटेड ऑफन इनफ कि एक इलेक्टेड वजीर आजम जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी थी, अभी फवाद साहब को आपने चलाया कि देखिए 155 सीटें, वहां 2/3 मेजॉरिटी थी, उसको तनख्वाह ना लेन जो उन्होंने नहीं ली, उसको जबरदस्ती असासा डिक्लेयर करके अगर इतना ऊंचा और आला और अरफा मयार पर परखना है हमने वजीर आजमों को, तो फिर इमरान खान तो जमीन पर गिरे हुए हैं। अच्छा, और कहते जी खोदा पहाड़ क्या निकला, गंदा छप्पड़ निकला। अच्छा चले ठीक है, बट अगेन अ पॉलिटिकल डिबेट, बट लेट मी ब्रिंग सर, लेट मी ब्रिंग जायद साहब ऑन बोर्ड। जायद साहब सर देखिए, एक कानूनी बहस के सारी अपनी जगह, बट देयर इज अ मॉरल साइड टू इट आल्सो, मतलब मोरालिटी की भी बात होती है ना, इमरान उसके बाद प्रचार करते रहते हैं और बहुत सारी चीजों के अंदर अब मैं क्या कहूं, मजहबी टच भी आ जाता है तकारीर के अंदर। बट अगर उस एलिमेंट को देखा जाए, क्या इस फैसले के बाद अगर अब इस चीज को कि हुकूमत का रिएक्शन इसको साइड पे रखा जाए, क्या इमरान खान साहब की जमात को, उनके सियासी स्टेचर को इस फैसले के बाद और जो बातें दिखी गई हैं इलेक्शन कमीशन के तरफ से, कोई धचका लगा है, और अगर लगा है तो उसका क्या नतीजा होगा सर? देखिए, ये एक बात तो बहुत साफ नजर आती है कि इमरान खान साहब जो है मुस्तकिल जो बेसिस बनाई है अपनी सियासत की, उसकी बुनियाद जो उन्होंने बनाई थी वो ये है, कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ और अकाउंटेबिलिटी। लेकिन जब ये बात सिर्फ उनकी आती है कि उनके हरीफों के ऊपर तो लागू करते हैं वो, लेकिन अपने आप पे जो है समझते हैं कि वो कानून से बालातर है, इसमें तो कोई शुबह ही नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन की कल जो है उसमें हो सकता है कुछ कहीं पे गलत वो भी आ गया हो, किसी पाकिस्तानी का भी नाम आ गया हो, तो दूसरी बात है। लेकिन दो बातें तो बहुत साफ हैं कि ये लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई है। जो चीज़ों को मना किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप जो है बाहर से किसी इंडिविजुअल या किसी कंपनी से आप नहीं लेंगे फंडिंग, तो उसकी तो आप जो है इनकार कर ही नहीं सकते हैं कि उसकी खिलाफ वर्जी हुई है।
अच्छा, दूसरी एक और बात भी आती है जो बहुत अहम है और जहां पे मोरालिटी का भी सवाल आता है, उसमें ये थी कि बहुत सारे डिक्लेरेशन जब आप नहीं देते हैं, और वो बहुत सारी चीजों का पता चलता है जब स्टेट बैंक के थ्रू जो है तमाम डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद पता चलता है कि ये फंड भी हैं, तो वो तो कंसीलमेंट तो हो गई है और ये भी कानून के खिलाफ है। अब ये उस पे ये कहना कि जो है वो सारी ईसीपी का जो है वो सारा बायस है, तो कतई तौर पे गलत है, क्योंकि ये हुआ है, कानून की भी जो है खिलाफवर्जी हुई है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीजें हैं। अब इसको कहना कि 2002 में था या 2017 में था, ये मेरे ख्याल इनकी ये एक तौजीह पेश कर रहे हैं। और इसके असल चीज ये आती है कि ठीक है, ये कोई नहीं कहता, ना ईसीपी ने भी कहा है, ये नहीं कहा है कि फॉरेन फंडेड ये है इनके पास, मतलब ये कि जिसका बिल्कुल ही दूसरी इंटरप्रिटेशन आ जाती है। उसका मतलब ये होता है किसी जो बैरूनी ताकत के ने जो है आपकी मदद कर रही है, वो नहीं है, यकीन तौर पे नहीं है और ना ही उसका जिक्र किया गया है। लेकिन ये बात तो कही गई है कि अनऑथोराइज्ड और प्रोहिबिटेड फंड है ये, और इसकी भी जो है मतलब अगर आप कानून की नजर में देखें तो उसके मुतालिक भी बात आती है कि क्या उसके फैसला हो सकता है। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है मुनीब के जो है इनका असर कितना पड़ेगा, तो मैं नहीं समझता हूं उनकी सियासी एक मोरालिटी के बारे में तो सवाल उठता ही है और उठ भी रहा है, उस पर बात भी हो रही है। लेकिन जो हमारी सियासी फिजा बनी हुई है इस वक्त, उसमें तो इतनी ज्यादा पोलराइजेशन है कि इनके सपोर्ट बेस जो है वो इसको तैयार नहीं होगी इस चीज को समझने के लिए, और ना ही इसको कबूल करेगी। और मुझे नहीं लगता है कि सियासी तौर पे इनको बहुत ज्यादा कोई धचका पहुंचेगा। इन पे सवालिया निशान तो बनेंगे, इनके कानून के खिलाफ कानून पे मुताबिक कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा और भी मैं कहूंगा कि एक हद तक हमें सियासी फैसलों को सियासी उसी के उसमें रखना चाहिए। अगर हम कोई एक ऐसा कदम उठाना चाहें जिसमें जो कि कानून में भी उसका नहीं आता, जैसे ये बात आ रही है कि उसको जो है आप इसमें गैर कानून पार्टी को बैन कर दें या जो है तहलील कर दें, मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं है और ना ही इसके दायरेकार में बात आती है, इस जो भी उनके फैसला है उसमें नहीं आती है। और मेरा ख्याल ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो बात की है, वो जो एक लिहाज से जो नोटिस इनको भेजा है कि जो है क्या आप जो ममनुआ फंड है उसको जो है जब्त नहीं किया जाए, तो मेरे ख्याल ये बात सही की उन्होंने। अब बात यह है कि अगर हम खुद, मेरे ख्याल ये है कि सियासी तौर पे देखा जाए तो कोई भी मतलब आपकी बात एक हद तक सही है कि जो फैसले माजी में हुए हैं शरीफ साहब के उस पे हुए हैं या और भी होते रहे, वो गलत फैसले हुए हैं और गलत बुनियादों पे हुए हैं, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि सियासत में उसके लिहाज से कितनी पाकिस्तान में एक लिहाज से नुकसान पहुंचा है, एक सियासी अमल को नुकसान पहुंचा है, एक जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल मैं यही कहता हूं कि ये अगर ये कोई ऐसा कदम उठाती है हुकूमत कि जो है इसको पाबंदी लगाती है, जो कि मैं नहीं समझता हूं कि वो उसको जस्टिफाई कर सकेंगे या और इस किस्म का इंतहा उसमें कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, तो उसके असरात जो है बुरे लगेंगे। और मैं नहीं समझता हूं कि वो सियासी तौर पे एक सियासी अमल के लिए, एक जमहूरी अमल के लिए मुनासिब होगा, बल्कि आप हीरो बना के जो है इसको लेके आएंगे। हमने 2 दफा देख चुके हैं पाकिस्तान की तारीख में कि किसी सियासी तंजीम को पाबंदी लगी थी। एक शायद 1950s में लगी थी जमात इस्लामी पे, जिसको सुप्रीम कोर्ट बाद में रद्द कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, और दूसरी नेशनल अवामी पार्टी पे लगा था, वो भी एक फ्रीवलेस एक पॉलिटिकल बुनियाद पे हुआ था। और मेरा ख्याल ये है कि जो कार्रवाई जिस कानून की हद में होनी चाहिए उस हद तक तो आप जरूर करें, लेकिन कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे जो है सियासी अमल और पूरे जो है उस चीज को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते नहीं, मैं वापस आऊंगा कि सियासत के पैराए में रहे, बहुत ज्यादा पोलराइजेशन को भी नहीं हवा मिलनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद जी वापस आ रहे हैं हमारे साथ। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खुर्रम साहब, एक बात तो ये जाहिद साहब की बात दिल को भी लगती है, वो बड़ी सीजन जर्नलिस्ट हैं, कि शायद पोलराइजेशन की हवा को इतनी भी तकवीत नहीं मिलनी चाहिए। अब पार्टियां बैन करने की तरफ आप चल पड़ेंगे तो उससे तो कुछ हासिल होगा नहीं। ये ECL में डालने वाली बात, कुछ लोग आज कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने भी कोई तैयारियां ऐसी हो रही हैं। आपको एहसास है कि सियासत तो फिर ऐसे ही है, बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। अगर मैं उसको इस तरह कहूँ कि इफ़ यू हैव बीन रॉन्ग्ड, यू डोंट हैव टू रिपीट दैट ऑल ओवर अगेन विद समबडी एल्स। देखिए, मैं चूँकि अभी काबीना के सामने मामला आया नहीं, लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय दे सकता हूँ, और मैं ज़ाती तौर पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज़बरदस्ती बैन करने के हक़ में नहीं हूँ।
ये तजर्बा हो चुका है। और 70 की दिहाई में जब शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने कोशिश की ANP को, उस वक्त NAP थी, उनको बैन करने की, फिर जनरल ज़िया के दौर में पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मुस्लिम लीग नून को ख़त्म करने की कोशिश की। तो जिन पार्टियों की जेन्युइन जड़ें अवाम में हों उन्हें किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये पाकिस्तान की सियासत और तारीख़ का ये एक सबक है जो हमें सीखना है। ठीक है, लेकिन दूसरे जो सवाल हैं उनके जवाब चाहिए कि जब हम ये पूछना पड़ेगा ना कि अगर एक बैरून मुल्क से पैसे आए हैं और उसके बाद जब इमरान खान वज़ीर आज़म बनते हैं और नरेंद्र मोदी कश्मीर पर अपना कब्ज़ा कर लेता है, एनेक्स कर लेता है, और पाकिस्तान की हुकूमत इमरान खान की सरबराही में उस पर मफलूज हो जाती है, वो सफारती तौर पर, सियासी तौर पर वो कोई एक्शन लेने के काबिल नहीं रहते, तो फिर सवाल तो उठेंगे। अगर इमरान खान जो हैं वो बैरून मुल्क शहरियों से, जिनकी शहरियत कोई भी हो, फंडिंग लेते हैं और वो फिर नज़र आता है कि 4 साल उन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बाकायदा दुश्मनी की, उसके प्रोजेक्ट्स को रोका, उनको फंडिंग नहीं की, तो फिर सवाल उठेंगे। फिर यह भी सवाल उठेगा कि जनाब अगर नेशनल क्राइम एजेंसी जो है UK में वो 190 मिलियन पाउंड, कोई 54 अरब रुपए बनते हैं मुनीब साहब, पाकिस्तान जो पाकिस्तान की हुकूमत को आने थे, अगर वो किसी एक इंडिविजुअल को दे देते हैं तो उसमें कौन से अवामिल कार फरमाए कि जी 54 अरब रुपया जो नेशनल क्राइम एजेंसी कहती थी कि हमने पाकिस्तान को वापस करना है, यहां से उनके मुशीर साहब जाते हैं, वहां एक खुफिया मुआहिदा करते हैं कि हाँ जी हम हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर एग्री है कि ये पैसे आप उसको दे दें, तो 54 अरब रुपए पाकिस्तान कहते हैं एम्बेजलमेंट नहीं हुई, इससे 54 अरब रुपए की तो एम्बेजलमेंट वाजे हुई है। तो इस तरह के केसेस बेशुमार हैं। तो ये सीरियस मामला है और इसको एक एक करके देखना है। मैं बिल्कुल आपसे इस बात पर एग्री हूं कि हमें ये जो इंतकामी सियासत है वो नहीं करनी, लेकिन जहां कानून बोल रहा है, कानून ये कह रहा है कि आप बैरूनी कंपनी तो क्या पाकिस्तानी कंपनी से फंडिंग नहीं ले सकते, बिल्कुल ठीक है। तो फिर क्या आप कह दें कि अच्छा जी इमरान खान जो है उसके ऊपर कानून का इतलाक नहीं होता और बाकी सब पर होता है? तो जहां कानून का इतलाक है वो होगा, इंतकाम बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, बट एक बात है शोएब सिंह साहब, आप सर खुद समझते हैं किसी लीडर की पॉपुलैरिटी वो अपनी जगह पर है, वो सियासी बात है, कोई लीडर बहुत पॉपुलर है, अवाम में बहुत पॉपुलर है, लेकिन उसको ये इख्तियार तो नहीं है कि वो कानून की वायलेशन करे। अगर वायलेशन की गई है तो उसकी तो होगी। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहे कि इलेक्शन कमीशन ही बड़ा बायस्ड है और बड़ा गलत फैसला है और हमारे खिलाफ जानबूझकर फैसले किए गए हैं, क्या ये आर्गूमेंट सेल करेगा? क्योंकि ये बाकी जमातें, जहाँ तक कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के हवाले से भी अपने खदशात का इजहार करते रहते हैं, तो ये आर्गूमेंट तो शायद नहीं चल सकता। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो लगाया इमरान खान ने था मुनीब साहब, आप नाज़रीन को बताएं ना। सर वो आज कह रहे हैं कि न्यूट्रल ने लगवाया था। सर वो पहली बात तो ये है कि जो बायसनेस की बात है, उस बायसनेस के हवाले से एक बात तो बज़ाहिर नज़र आती है, क्योंकि हनीफ अब्बासी केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अकाउंट्स का आप जायज़ा लें। दैट वाज नॉट लिमिटेड ओनली टू दी एक्सटेंट ऑफ दी वन पॉलिटिकल पार्टी। इनके ऊपर जब इल्ज़ामात भी थे, बायसनेस का इल्ज़ाम भी था, चाहिए ये था कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज का एक ही दफा फैसला करते हैं। सर पर ये नहीं सर, आई एम सॉरी बट सर ये कहाँ लिखा हुआ है? सर ये कहाँ लिखा हुआ है हनीफ अब्बासी केस के अंदर के फैसला इकट्ठे करना है? इस तरह तो मैं भी 22 कर दूं। इलेक्शन कमीशन ने 8 साल इमरान खान के खिलाफ फैसला नहीं दिया, तो ये इमरान खान के हक में थे। बट सर ये और दूसरी बात सर ये कैसे हो सकता है कि फैसला अगर किसी की प्रोसीडिंग 8 साल पहले की हो सर, और किसी की 5 साल पहले की हो या 4 साल पहले की हो, और ये लगा दिया जाए कि नहीं फैसला इकट्ठे आए क्योंकि किसी के साथ ज्यादती ना हो? सर इसकी तो नज़ीर ही नहीं मिलती। ये किस तरह का फैसला होगा सर? नहीं, देखें बात ये जब तक सुप्रीम कोर्ट ने हनीफ अब्बासी का फैसला दिया 4 साल हो गए थे पीटीआई के खिलाफ। पहली बात तो ये है कि इल्जामात सबके खिलाफ है, बिल्कुल है, लेटर सब जुडिस है बिफोर द इलेक्शन कमीशन। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि उन्होंने 1 महीना आज फैसला कर दिया, महीने बाद उनका फैसला करते हैं, 15 दिन बाद दूसरी पार्टियों का फैसला करते हैं। बिल्कुल बात ये थी कि उसूली तौर पर चाहिए ये था कि जब सब पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं, सब पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रही हैं या एविडेंस आ चुकी है, लेट द मैटर बी फाइनली डिसाइडेड। एक बात ये होती है, आज से 5 साल पहले एक केस पेंडिंग है, आज उससे आइडेंटिकल मैटर, उससे रिलेटेड मैटर अगर आ गया है तो कोर्ट हमेशा उसको क्लब करके और फाइनली डिटर्मिनेशन इकट्ठे करती है। सर वो तो एक और चीज है ना सर। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात मैं जो आपका सवाल था पीटीआई के खिलाफ केस, सर शोएब साहब को बोलने दें। सीनियर मेंबर ने खुद अंदर से केस किया था उनसे। सर शोएब साहब को बोले। जी सर। जो
आपका जो सवाल था कि क्या पॉलिटिकल पार्टी अगर वायलेशन ऑफ लॉ करेगी तो क्या उनके खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए, वो कानून जिस स्पेशल लॉ की वायलेशन होती है वो स्पेशल लॉ ही उसकी सजा तजवीज़ करता है। ठीक है, उस स्पेशल लॉ में सिर्फ 2 सजाएं हैं, एक सजा है कन्फिस्केशन, बिल्कुल, एक सजा है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टी। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टी के इंग्रेडिएंट्स बड़े स्ट्रांग हैं, वो नहीं आता उसमें फॉल करता। ठीक है, लेकिन जो कन्फिस्केशन का लॉ है उसके मुताबिक उन्होंने उनको नोटिस दे दिया है। ठीक है, मेरा भी अलावा जो बातें सोहेब साहब से वो अगर वाकई बराबरी करनी है इल्लीगल तो नवाज शरीफ को जिस तरह जो तनख्वाह नहीं ली उस पर निकाला गया, वो कौन सा कानून था? सर, वो तो स्पेशल लॉ भी नहीं था सर, वो तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही ट्रायल कोर्ट बन गया, उन्होंने फैसला दे दिया। वो अब गलत फैसले हो गए। अगर ये मुतालबा है कि सबके साथ बराबर सुलूक होना चाहिए तो जो सुलूक नवाज शरीफ के साथ उसी मयार पर इमरान खान को भी परखना चाहिए, और वहां कोई कानून नहीं है। देयर इज नो स्पेशल लॉ व्हिच सेज कि आप तनख्वाह ना ले तो आपको डिस्क्वालीफाई किया। बस सर वो फिर अब सुप्रीम साहब उसके लिए ये पार्टी है, पार्टी थे, ये उसमें रिव्यू में जाएं। सुप्रीम कोर्ट शुड डिसाइड। अच्छा चले ठीक है सर, फिर यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को भी यही करना चाहिए ना सर। ट्रीटमेंट का मुतालबा है तो फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट फिर हर सियासी लीडर को उसी मयार पर परखना बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल, अगर 5 साल मुस्तकिल इमरान खान साहब ने झूठे सर्टिफिकेट दिए हैं तो फिर कहां गया सादिक और अमीन? अच्छा, सादिक और अमीन तो खत्म हो गया, उस जगह झूठ और खयानतकार आ गया। ठीक सर, मैं सादिक को अमीन के जो डेफिनेशन है वो बड़ी वाइडर टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल होती है। मैं कहता हूं कि लाइटर तो फिर अगर वो सुन ले मेरी बात, शोर मैं मचा लूं तो फिर बात नहीं होगी। बात यह है कि बड़े लाइटर मूड में जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने जब ये केस चल रहा था पनामा केस का, तो उन्होंने कहा था कि फिर अगर हम 62-63 को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करें तो वाहिद ये सिराजुल हक साहब ही बचेगा जिसको हम बिल्कुल ठीक है, नहीं ऐसा नहीं वो बाकी आपकी बात का मतलब है कि इस पे आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, बहुत पार्लियामेंट में तब्दीली हो सकती है, बट सर कॉन्स्टिट्यूशन को आपने तब्दील टुवर्ड्स द एंड सर, ये जाहिद साहब सर ये क्या आर्गुमेंट सेल कर सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? क्योंकि बायस की बात मैंने पहले भी की कि सब पार्टीज का इकट्ठे फैसला आना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ ज्यादती की है और ये बड़ा गलत ट्रीटमेंट है, इसीलिए वो आज कोई मौका नहीं जाने दे रहे, और अब तो कह रहे हैं कि न्यूट्रल्स ने लगवाया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। देखिए, ये इमरान खान साहब की तौजीहात तो आपको नजर आती हैं कि जब भी कोई एक फैसला करते हैं उसके बाद उसके बिल्कुल ही अपोजिट बात करने जो उनके हालात होते हैं। एक तो बुनियादी तौर पर ये तो बिल्कुल गलत बात है कि आप कहें कि सबका फैसला साहब आना चाहिए वरना मेरा भी नहीं आना चाहिए। तो मेरे ख्याल ऐसी तौजीह जिसको कहा जाए कि आप जो है सारे चोरों को पकड़े फिर जो है आप हमें बात करें, तो मेरे ख्याल ये नहीं होता है। दूसरी बात, आपने जैसे पहले भी बात की थी कि ये 2012 से ये जो है ये पेंडिंग है। 2012 में ये पिटीशन जो है अकबर अहमद ने दाखिल की थी और उसके बाद से जो है ये मुस्तकिल डिले का शिकार होता रहा है। तो उसको इस तरह की तौजीह बिल्कुल सही नहीं है। ये जरूर बात है कि ठीक है और लोगों के बारे में भी फैसले आने चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि जब वो आएंगे तो फिर आएंगे, बिल्कुल गलत है। सबसे असल जो पहले भी आपने बात की थी, मोरालिटी की बात की थी, सियासत में इमरान खान सबसे ज्यादा बात करते हैं मोरालिटी की। आपको याद होगा कि वो ब्रिटिश उसकी बात, हुकूमत की बात करते हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसी में बात करते हैं कि किस तरह से लीडर जो है छोटी सी बात पे जो है फिर वो अपने उधर से हट जाते हैं। अभी हाल में उन्होंने बोरिस जॉनसन की एक मिसाल दी थी कि जो है उन्होंने एक गलत बात की थी, एथिकली रॉन्ग था, वो किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की थी जिन्होंने जो वो पार्टी की थी अपने लॉकडाउन के जमाने में। तो वो खुद कहते हैं कि भाई ये कोई कानून की उस तरह से पाबंदी नहीं थी, लेकिन उसने जो है उसको हटा दिया पार्टी ने। तो जो बातें जो हैं वो दूसरों के मुतालिक करते हैं, बिल्कुल ठीक है, समझते हैं कि उन तमाम चीजों से बालातर है सिर्फ। लेकिन ये बात जरूर है कि जो भी हुकूमत को भी चाहिए, देखिए एक बहुत ज्यादा गलतियां हुई है पाकिस्तान की, इसमें कोई भी इस बात से वो नहीं कर सकता है कि बाज ऐसे जो है जुडिशरी के फैसले हुए हैं और जो ओवर स्ट्रेच किया है इन्होंने, अपने उससे ज्यादा गया है, और जो नवाज शरीफ साहब की मिसाल दी जाती है, सब सही है कि उसके नताइज हम देख रहे हैं कि क्या रहा है। पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस की आपने ऐसी फेर दिए। तो लेकिन उसके साथ ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि उनके साथ गलत हुआ था इसलिए फिर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं वक्त खत्म हो गया सर। मैं जनाब शोएब शाहीन साहब का और जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते ही वापस आएंगे। इस दफ़ा
अच्छी बात यह है कि रुपया तगड़ा हुआ है, डॉलर कमज़ोर हुआ है, पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छा है, लेकिन क्या ये टेम्परेरी है, आर्जी है? कितना गेन किया रुपए ने, लेकिन इसकी वजह क्या है और आने वाले दिनों में इसके क्या असरात होंगे महंगाई के ऊपर भी? एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए, हमारे साथ। हमेशा बात इस हवाले से होती थी कि डॉलर की कदर बढ़ रही है रुपए के मुकाबले में, लेकिन आज रुपए की कदर में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और डॉलर की जो कदर है उसमें नुमाया कमी हुई है। और ये ऐसी कमी है जिसको हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है और सेलिब्रेट कर रहा है, इसलिए क्योंकि जब आपकी इकॉनमी स्ट्रगल कर रही हो और उसको नाम दे दिया जाए कि एक एलिंग इकॉनमी है, शायद हुकूमत नहीं दुरुस्त चला पा रही, फैसले नहीं दुरुस्त किए गए, IMF का मसला है और कोई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुल्क के अंदर एक बहरान की सी कैफियत थी और यही देखने में आता रहा। लेकिन आज रिकॉर्ड इजाफा हुआ है रुपए की कदर के अंदर। और आज जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फाइनली जो कारोबार के अख्ताम पर जो फिगर सामने आए कि 228 रुपये 80 पैसे का है डॉलर इस वक्त, और 10 रुपये से ऊपर इसकी कीमत, तकरीबन 11 रुपये इसकी कीमत कम हुई है। और कहा जा रहा है कि ओपन मार्केट में तो शायद ये 226 रुपये तक चला गया या 226 रुपये 50 पैसे तक चला गया। बट इसकी वजह क्या है? क्या इसकी वजह यह है कि जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान को IMF एक ट्रांच दे देगा इस महीने में, क्या ये एक फैक्टर है या कोई और फैक्टर है? क्योंकि बहुत से लोग इसको सियासी तनाजुर में भी देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया और बड़ा ज़बरदस्त हो गया जी, मार्केट ने बड़ा रिस्पॉन्ड किया उसे। बट इज़ दैट द एक्चुअल रीज़न? ये जानने के लिए हम चलते हैं जनाब खुर्रम हुसैन साहब के पास, जो कि एडिटर हैं प्रॉफिट मैगज़ीन के। हम उनसे गाइडेंस लेते हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये ज़रा थोड़ा सा समझाइएगा, ये ठीक है कदर बढ़ जाना तो समझ आता है, वो काफ़ी अरसे से एक ट्रेंड चला आ रहा है और अनसर्टनिटी है, उसकी वजह से बहुत कुछ होता रहा है, लेकिन इतना रिकॉर्ड इजाफा रुपए की कदर के अंदर, इसकी वजह आपके सामने क्या है, बुनियादी वजह? बुनियादी वजह तो ये है कि एकदम से डॉलर्स की जो है मार्केट में वो कम हुई है और एकदम से उसका जो सप्लाई है डॉलर्स का उसमें कुछ इंक्रीज आया है। अब इसकी मुख्तलिफ वजह हो सकती हैं। मेनली बिकॉज डिमांड कम होने की वजह तो ये है कि ऑयल की जो पाकिस्तान ने पेमेंट्स करनी थी, ऑयल इंपोर्ट्स, वो सबसे बड़ा हमारा डॉलर्स के ऊपर जो डिमांड होती है वो ऑयल से आती है, तो वो सारी जुलाई में हो चुकी थी और उसकी वजह से ही इनफैक्ट जुलाई में हम लोगों ने एक्सचेंज रेट के ऊपर प्रेशर देखा था, क्योंकि 1.7 अरब डॉलर के नजदीक कोई ऑयल रिलेटेड पेमेंट्स थी सिर्फ। अब एकदम से वो रुक गई हैं और उसके साथ साथ मेरे ख्याल में फिर ये भी हुआ है कि एक्सपोर्टर्स ने देखा है कि अब डिमांड और सप्लाई की इक्वेशन रिवर्स होने वाली है और उन्होंने पैनिक में या एकदम से फैसला करके अपने डॉलर्स वापस लाने शुरू किए हैं। ये काफी देर से गवर्नमेंट उनको कह रही थी करने के लिए और वो आई थिंक फिर मंडे को शुरू हुआ है वो काम। तो जैसे ही वो पैसे, उनकी ओपन पोजीशन इसको कहते हैं, जब उन्होंने वो क्लोज करनी शुरू की हैं तो एकदम से डॉलर्स का सप्लाई ज्यादा हुआ है और यहाँ से डिमांड जो थी वो कम हुई है, क्योंकि LCs जो जिस हिसाब से रिटायर हो रही थी जुलाई में वो अब नहीं हो रहा था। तो एज अ रिजल्ट मार्केट ने फिर आपको ये रिफ्लेक्शन दिखाई है कि उसकी प्राइस डॉलर की एकदम से गिरी है। ठीक, अच्छा, ये एक सवाल ये भी जहन में आता है कि जाहिर बात है इतना वॉलेटाइल सी सिचुएशन है, कभी हमने तो देखा पिछले 2-3 महीने के अंदर तो बहुत ज़्यादा ही उतार चढ़ाव रहा, इनफैक्ट चढ़ाव ही रहा डॉलर की कदर के अंदर। क्या मुझे पूछते हुए भी शायद तकलीफ हो रही है, लेकिन क्या ये वाकई ये टेम्परेरी है फेज, या आपको लगता है कि नहीं ये इट्स गोइंग टू स्टे फॉर अ वाइल और ये सर्टेनिटी अब रहेगी और ये एकदम दोबारा हाइक नहीं आएगा डॉलर की कदर में? तो मुनीब, ये जो 245 तक चला गया था डॉलर, कोई 248 को भी टच कर रहा था बीच में पिछले हफ्ते, ये एक अननेचुरल प्राइस थी। पाकिस्तान के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ये वाली प्राइस नहीं रिफ्लेक्ट करते, तो वो तो एक प्योरली टेम्परेरी प्रेशर्स की बेसिस पे जो हम लोगों ने पिछले 2 हफ्तों में जो हाइक्स देखी हैं वो टेम्परेरी प्रेशर्स की बुनियाद पे थी। अलबत्ता अभी ये कहना मुश्किल है कि ये जाके चीज रुकेगी कहाँ, क्या 220 पे रुकेगा डॉलर या 210 पे जाएगा। आई थिंक दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू से, लेकिन आई थिंक प्रेशर रहेगा डॉलर के ऊपर अंटिल द IMF प्रोग्राम इज कंप्लीटेड, और वो फिर प्रोबेबली 3rd वीक या 4th वीक ऑफ अगस्त तक जाके उस पर क्लैरिटी आनी शुरू होगी। आई डोंट थिंक वी आर आउट ऑफ द वुड्स येट, लेकिन अभी डेफिनेटली ये हुआ है कि मंडे के दिन एकदम से डॉलर्स की तादाद जो है मार्केट में उनमें बहुत तेजी से इजाफा आया है और एकदम से डॉलर्स की जो डिमांड थी मार्केट में LCs को रिटायर करने के लिए वो एकदम से कम हुई है।
तो वो फिर मार्केट प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रही है चीज। अच्छा, कुछ ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोग ये भी तज्जिया कर रहे हैं कि शायद IMF की वजह से जो कहा जा रहा है, जो मीटिंग की बात की जा रही है, या जो पैसे जो डॉलर्स हमें रिलीज होने हैं, अगर चले वो फैक्टर भी हो और वो भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वंस मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा सा पिक्चर करें हमारे लिए कि वंस वो एक ट्रॉन्च रिलीज होती है, अपेरेंटली कहा जाए 1.8 बिलियन डॉलर की होगी, और उस ऐसी जब रिलीज होती है कोई ट्रॉन्च, कितना रिफ्लेक्ट करता है उसका इंप्रेशन मार्केट के ऊपर, खास तौर पे जो डॉलर रुपी पैरिटी है उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट आता है उसका? काफी इम्पैक्ट आता है मुनीब, क्योंकि मार्केट ने फिलहाल काफी हद तक डिफॉल्ट जो है वो प्राइस इन किया हुआ है। मार्केट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई डिफॉल्ट के लिए ब्रेस कर रही थी और काफी देर के लिए लग भी रहा था कि हो पॉसिबिलिटी है इस किस्म के इवेंट के लिए। अब वो पॉसिबिलिटी जो है वो पीछे हटती चली जा रही है। जैसे ही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट IMF के साथ जो हुआ है उसकी अनाउंसमेंट आई, कोई मेरे ख्याल में क्या 2 हफ्ते पहले, तो थोड़ी सी पीछे हटी वो पॉसिबिलिटी। अब जो IMF की कल स्टेटमेंट आई है कि तमाम कंडीशंस मीट हो चुकी हैं, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप रह गया है, जहां पे अब कोई 4.2 अरब डॉलर की सपोर्ट सऊदी अरब, UAE और कतर के, और शायद उसमें एक आध और भी मुल्क हो, लेकिन मेजर ये इन 3 मुल्कों का हिस्सा है। ठीक है। जब वहां से उनको कमिटमेंट आ जाएगी कि यस वी आर विलिंग टू प्रोवाइड दिस सपोर्ट टू पाकिस्तान, तो फिर वो बोर्ड मीटिंग स्केड्यूल कर लेंगे। जैसे ये बोर्ड मीटिंग स्केड्यूल हो जाएगी तो एक और हम लोगों को इस किस्म का बम्प नजर आएगा, क्योंकि उसके बाद एक और इवेंट होएगा जब पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क जो है वो एक कदम और पीछे हटेगा। जब बोर्ड मीटिंग हो जाएगी उसके चंद रोज बाद पैसे रिलीज हो जाएंगे, तो स्टेट बैंक से एक प्रेस रिलीज इशू होती है सेइंग कि द फंड्स हैव बीन रिसीव्ड ओवर हियर। उसके बाद जितना डिफॉल्ट रिस्क प्राइस इन किया हुआ है वो सारा अनरेवल करेगा। ठीक है। तो आई थिंक अभी काफी और इसमें गुंजाइश है इन द डायरेक्शन वी आर गोइंग, बट we are not out of the woods until the deal is done, until the अच्छा, चलें मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको चाहता हूँ कि ज़रा एक अच्छी और मुस्बत और ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर भी लोगों के सामने पेंट होनी चाहिए। लेट्स कि IMF की ट्रांच आ जाती है, जो एक्चुअल वैल्यू है डॉलर की, जो एक्चुअल उसकी कदर है, आपके नज़दीक वो कहाँ पर रहनी चाहिए? रुपी डॉलर पैरिटी क्या होनी चाहिए? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, कुछ अर्सा पहले मेरी इनफॉर्मल से गुफ्तगू हो रही थी इसहाक डार साहब से, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा था कि इसकी एक्चुअल वैल्यू शुड बी बिटवीन 175 एंड 170। उन्होंने कहा इससे ऊपर नीचे होना चाहिए, लेकिन बहुत ऊपर नहीं जाना चाहिए। बट आप भी एनालाइज करते हैं बहुत सी चीज़ों को, सो व्हाट डू यू सी कि क्या होनी चाहिए रुपी डॉलर पैरिटी? ये 175 वगैरह तो खैर इज इंटायरली अनरियलिस्टिक। आई वुड लाइक टू सी के डार साहब ने किस बुनियाद पे ये फिगर निकाला है। आप पाकिस्तान का रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट देख लें, जिसको यूज किया जाता है स्टडी करने के लिए कि एक्सचेंज रेट मुल्क का लगभग अंदाजन कहाँ पे होना चाहिए, और जो वो हमें बता रहा है वो तो कह रहा है कि जिस लेवल पे आज बैठा है शायद इससे थोड़ी कम लेवल पे हो सकता है डॉलर, लेकिन 175 180 तो खैर इज इंटायरली एंड टोटली अनरियलिस्टिक। सो आपको लगता है कि इवन जब IMF की ट्रांच आ भी जाती है, मौसूल भी हो जाती है हमें, तब भी ये डॉलर की जो एक्चुअल कदर है दैट शुड बी अबव 200, 215-20 रुपए यही होगी? Let's say I will be very surprised अगर वो 200 से नीचे चली जाए, बिकॉज हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है उसको 100 के 3 पॉइंट्स के इर्द गिर्द होना चाहिए। तो अगर आप उसको 200 से नीचे ले जाएंगे तो यू विल हैव एन ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट, नो डाउट अबाउट इट, और वो वैसे भी IMF नहीं मानता, यूजुअली वहां से प्रॉब्लम्स आती हैं। 200 से नीचे जाना इज लुकिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ। मैं ये नहीं कह रहा मुमकिन नहीं है, मुनीब मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं यूजुअली करेंसी और स्टॉक मार्केट की फोरकास्टिंग नहीं करता, ये ट्रेडर्स और उन लोगों का काम होता है, लेकिन बेसिक कॉमन सेंस ये बताती है कि 200 से नीचे जाना इज वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ, बट मे बी आई कुड बी रॉन्ग। अच्छा, बट आप ठीक कह रहे हैं इसमें कि अनसर्टन से एलिमेंट तो मौजूद है, बट टुवर्ड्स द एंड एक सवाल है कि ठीक है हमने सारी बात कर ली कि डॉलर की कदर में कमी हुई है, रुपए ने गेन किया है, तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अवाम अफेक्ट होते हैं, जो इन्फ्लेशन है उससे भी। रिकॉर्ड नंबर्स हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं, जो इन्फ्लेशन हुई है जुलाई के महीने में भी। आपके नज़दीक ये जो अगर रुपी डॉलर पैरिटी या रुपए की कदर और बेहतर होती है या स्टेबलाइज कर जाता है, इसका असर इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे पड़ेगा? कोई नंबर्स कम होंगे या वो लॉन्ग टर्म काम है, शॉर्ट टर्म नहीं है? नहीं, डेफिनेटली कम तो होंगे। इन्फ्लेशन को फाइट करना लॉन्ग टर्म काम तो नहीं है, अलबत्ता मीडियम टर्म का काम है, यानी कि चंद महीने लगेंगे उसमें इसको वापस काबू में लाने के लिए।
चंद से मतलब 6, 7, 8, 9 महीने लग सकते हैं। लेकिन इम्पैक्ट इमीडिएट तो आता है इसका, और वो इस तरह से आता है कि जहां पे आपकी महंगाई चढ़ रही होती है तो पहली प्रायोरिटी होती है कि उसका जो इजाफा है उसको रोका जाए। ग्राफ जो ऊपर जा रहा है उसको पहले फ्लैट आउट किया जाए और फिर उसको नीचे लेके आते हैं। तो उसमें एक्सचेंज रेट का बहुत बड़ा हाथ होता है। एंड आई थिंक जैसे एक्सचेंज रेट जो पाकिस्तान का अगर एडजस्ट करेगा इसी तरह जैसे आज और कल उसने किया है, तो उससे पहली चीज तो आपकी जो रिटेल प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल है उस पर फर्क पड़ता है। क्योंकि पेट्रोल डीजल हम लोग डॉलर्स में खरीदते हैं और रुपयों में बेचते हैं, तो जब रुपए की कदर चढ़ती है तो उसकी कीमत गिरती है ऑब्वियसली। तो पहला तो इम्पैक्ट उसका वहां पे पड़ेगा और वहां से फिर वो आउटवर्ड फ्लो करेगा। एंड देन जितनी और एलसीज अभी फंसी हुई थी उनको जब क्लियर करने लगेंगे, वो तो खैर ज्यादातर मशीनरी की हैं, बट जो एडिबल आइटम्स हैं आपकी जैसे पाम ऑयल है उसकी भी प्राइसेस बहुत तेजी से गिर रही हैं। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में भी और एक्सचेंज रेट की वजह से भी फर्क लाजिम पड़ेगा इसका इन्फ्लेशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज एक मुस्बत पहलू देखा गया और ज़बरदस्त बात ये थी कि रुपए की कदर में इजाफा हुआ डॉलर के मुकाबले में। अच्छी बात है, वी होप कि ये स्टेबिलिटी रहे और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की मईशत पर भी आए। प्रोग्राम आपने देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।